मेरा नाम मनोज है। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। मधु चाची अपना सारा काम निपटा के ही सोने जाती थी। रात में खाना बनाने के बाद वो देर रात तक बर्तन मांज के सोने जाती थी। देर रात बर्तन मांज के साफ सफाई करके सोने जाती थी। हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ठीक से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में करीबन 200 घर थे। 200 घर में केवल 6 नल कुएं के पास बने हुए थे। सरकार ने कई नलों को तो कई सालों से सर्विस भी नहीं कराया था। मधु चाची उन्हीं नल में से एक नल पे रात को बर्तन धो रही थी। वो नल हमारे ठीक घर के सामने था, तो हमें पानी लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। हमारे गांव में ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन होते थे। मेरा परिवार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बड़ी बड़ी पटरियाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाई, कुकर का तो ज़माना भी नहीं था हमारे टाइम में। बर्तन को अच्छे से मांजने के लिए मधु चाची चावल का भूसी का उपयोग करती थी, जिससे बर्तन बहुत अच्छे से मंजते थे और साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी। वो घर में लेडीज़ में सबसे छोटी थी और इसलिए वो सारा काम ख़त्म करके ही सोने जाती थी, ताकि दिन में उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मधु चाची की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। मेरे चाचा और मेरे घर वाले उनसे बोलते थे कि ज़्यादा काम ना करे, थोड़ा आराम भी कर लिया करे, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती थी। अपनी दवाइयाँ भी समय से नहीं खाती थी। बस सबसे ऐसे ही बोला करती थी, ये तो नॉर्मल जुकाम है, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी ये बीमारी कुछ और ही थी। अंदर धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते चली गई। एक दिन रात के करीब 1 बजे मधु चाची अपना सारा काम ख़त्म करके आई और जैसे ही सोने जा रही थी, अचानक से उनके सर में बहुत तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। उनको सब कोई उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। उस वक्त हॉस्पिटल भी हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर में था। हमारे घर से 2 घर छोड़ के एक वैद्य जी रहते थे। उनको तुरंत बुला के लाया गया। वैद्य जी ने जब मधु चाची की नाड़ी चेक की तो उनकी नाड़ी नहीं मिल रही थी। उनकी हार्ट बीट भी बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। इतना जल्दी उन्हें क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह उनको रात में सब कोई अस्पताल भी लेके गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो वो मर चुकी थी। वजह किसी को नहीं पता थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो होश में नहीं आई तो उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसी रात मधु चाची को सबको घर लाया गया। घर लाने से पहले उनके शरीर को एक गाड़ी में रखा गया था, जो कि शायद लाश ले जाने को काम आती थी। वो वही हॉस्पिटल के पास मिले थे। उनके मृत्यु शरीर को उस गाड़ी में रखने के बाद उसी में चाचा भी बैठ गए थे और मेरे पापा भी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गांव के कुछ और लोग थे जो अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी उसी वक्त रास्ते में चल रही थी। उस वक्त बारिश भी काफ़ी तेज होने लगी थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा था। अस्पताल से करीब हमारा घर करीब 11 किलोमीटर का था। वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। जिस गाड़ी में मधु चाची का मृत्यु शरीर था, उस गाड़ी का टायर थोड़ी दूर आते जंगल में पंक्चर हो गया। दरअसल वो जंगल नहीं था, वो हमारे गांव का आम का बाग था। उस बाग में कई लोगों को पेड़ थे। कई लोग वहीं पे जाया करते थे जब उन्हें फल या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। उस गाड़ी का टायर वही बाग के साइड में पंक्चर हुआ था। वहाँ पे ढेर सारे मृत्यु शरीर भी जलाए जाते थे। वो इलाका हमारे गांव का थोड़ा पहाड़ी इलाका था। गांव के अंदर आने से पहले वही इलाका से होके आना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी। क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई शुभ चीज़ होती थी, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ या किसी की शादी हुई, तो उसी एरिया से होके ही आना पड़ता था। गांव वाले ने कई बार उस रास्ते को बंद करने की भी सोची, लेकिन कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। लोग उसी रास्ते से लगातार आना जाना किया करते थे, इसलिए इस चीज़ को सब कोई भूल गए। गाड़ी पंक्चर होने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने टायर को चेंज किया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसको टायर चेंज करने में थोड़ा समय लग गया। गांव के बाकी लोग जो बाइक से आ रहे थे, वो थोड़ा पीछे ही रुक गए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी।
उस वक्त उस बाग में मेरे चाचा, मेरे पापा और ड्राइवर और मधु चाची की मृत्यु शरीरी ही थी। किसी तरह टायर को चेंज किया। टायर चेंज करने से पहले ही पापा ने ऐसा महसूस किया गाड़ी के ऊपरी हिस्से पे कोई बैठा हुआ है। उनको कोई काली परछाई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त चाचा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक्त ही गाड़ी को बारिश में हमारे घर ले जाया गया। मुझे आज भी साफ साफ याद है, मैं जग रहा था जब वो गाड़ी आई। पापा और चाचा चाची की शरीर को उतार रहे थे। मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया था, लेकिन तभी मम्मी ने मुझे घर भेज दिया। लेकिन मैं खिड़की से सब कुछ साफ साफ देख रहा था। उनके शरीर को उतार के ज़मीन पे रखा गया और बगल में ही तनके को सुलगा दिया गया क्योंकि बगल में धुआं रहे और आग जलती रहे। कहते हैं मृत्यु शरीर के पास हमेशा आग जलती रहना चाहिए और लोहे का भी सामान कुछ रखा रहना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी। पूरा गांव एकदम ज़्यादा शांत था। इसके वजह से तो आधा गांव अपने घर से बाहर भी निकल के नहीं आया था। चाची का शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। अभी भी उसमें कोई क्रिया नहीं की गई थी क्योंकि घर के कई लोगों को संदेश भेज दिया गया था। उनको भी आने में थोड़ा समय लगने वाला था। बारिश की वजह से उनको कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। उस वक्त घर में मैं, मम्मी, पापा, चाचा और हमारे दादाजी ही थे। हम सब लोग जग रहे थे और उनका शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और बादल भी बहुत गरज रहे थे। बादल की गरज और हल्के फुल्की रोशनी चाची की मृत्यु शरीर पर पड़ रही थी, जो कि पुराने डबल बेड के चादर से ढका हुआ था। एक एक करके धीरे धीरे सब कोई सोने लगे। चाचा जग रहे थे। चाचा पूरी रात चाची के बगल में ही बैठे रहे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी उनको, जो कि उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। पापा ने चाचा को जाके बोला कि वो थोड़ी देर आराम कर ले क्योंकि कल बहुत काम करना है। अगर वो जगते रहेंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा सो नहीं रहे थे, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती उनको सोने के लिए भेज दिए। वो कर भी क्या सकते थे, पूरा घर एकदम शांत था और पूरे गांव में किसी कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस दो आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, बारिश की और बादल की गरज। इसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। किसी को पता भी नहीं चला। बारिश की कुछ बौछारें इतनी तेज थी, वो चाची की मृत्यु शरीर तक गिर रही थी और उनके बगल में जो जलता हुआ गोबर का उपला यानी कि कंधा रखा हुआ था, उस पर भी जाके गिर रही थी। कुछ देर बाद वो जो उपला जल रहा था, पानी की वजह से बुझ गया और वहाँ पे धुआं होना बंद हो गया और आग एकदम शांत हो गई। दादाजी सो गए थे। मम्मी भी मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चाचा भी आराम कर रहे थे। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठे हुए थे। पापा चाची के मृत्यु शरीर के पास ही बैठे हुए थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। एक जोरदार बिजली कड़की। जिस कमरे में मैं और मम्मी लेटे हुए थे, उसका दरवाज़ा नहीं बंद था, उसमें बस पर्दा लगा दिया था और दरवाज़ा इसलिए नहीं बंद किया गया था ताकि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी जाके उसे दे दे। हमारे घर में सिर्फ 2 ही महिला थी, एक मेरी मम्मी और एक चाची। चाची अब ख़त्म हो गई थी। उस वक्त मैं चुपचाप अपनी कमरों में लेटा हुआ था और दरवाजे के बाहर ही देख रहा था। बादल की गरजने की रोशनी, मुझे दरवाजे पे साफ साफ गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी रोशनी में मैंने किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा और वो कोई महिला थी। मैंने साफ साफ उन्हें देखा था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। उसने साड़ी पहनी हुई थी,
एक तरफ से दूसरी तरफ घर के अंदर जा रही थी, मतलब घर के बरामदे से होते हुए किचन की तरफ। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या देखा। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, पर मुझे लगा शायद गांव की कोई महिला आई होगी। चाची की एक सहेली थी जिसका नाम सुषमा था। वो अक्सर चाची से मिलने आया करती थी। सुषमा को अभी तक चाची की मौत के बारे में पता नहीं चला था, तो वो शायद मिलने आई होगी। मैं तुरंत अपनी बिस्तर से नीचे उतरा और मैंने सोचा मैं जाके सुषमा चाची को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो गायब हो गई। ऐसा लगा हो कि वो एकदम हवा हो गई हो। मैं कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ जाके देखने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर दोबारा घर के बाहर के तरफ गया और मैं एक चीज़ देख के एकदम हैरान हो गया। मेरी चाची का मृत्यु शरीर वहाँ पे नहीं था और जिस चादर से उन्हें ढक रखा था वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। जिस तसले में गोबर के उपले जल रहे थे उसमें पानी भरा हुआ था और मेरे पिताजी वहीं पे बगल में कुर्सी पे बैठे हुए सो गए थे। दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे और मम्मी भी अपने कमरे में सो रही थी और चाचा जी ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। उस वक्त पूरे घर में मैं ही जग रहा था। हमारे घर में छत की ओर जाने के लिए एक सीढ़ियाँ हैं। वो सीढ़ियाँ चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरी हुई है। उसमें ज़्यादा रोशनी भी नहीं जाती है, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। छत पे जाने के लिए जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे कमरे से गुजर रहा हूँ। मुझे छत के ऊपर से छत की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हमारे यहाँ का किचन का एरिया जहाँ पे सब कोई ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट आसमान से पानी चबूतरे पे ही गिरता है। मैं अपने आप को उन पानी को बूंदों से बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ गया। मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों की तरफ जाऊं। जैसे ही 2 सीढ़ियां चढ़ के अंधेरे के तरफ घूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ है। मुझे अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई अंधेरे में है। सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनसे मुझे चमकती हुई परछाई से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो कोई औरत थी। मैं समझ गया था वो कोई और नहीं, चाची ही है, क्योंकि उनका शरीर वहाँ पे नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं उन्हें देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मेरी ही आंखों के सामने सीढ़ियों पे बैठ के मुझे घूर रही थी और पीछे चमकती हुई बिजली मुझे आज तक याद है। उनको देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मैं किचन के सामने उसी चबूतरों से भागते हुए जा रहा था जहाँ पर पूरा पानी चबूतरे के ऊपर पड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे फिसल गया और जाके सीधा चाचा के कमरे से लड़ा। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पापा सीधा उठ गए और मम्मी भी उठ गई। चाचा भी अपने कमरे से तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा मैं ज़मीन पे गिरा हुआ हूँ। पापा का जैसे ही आँख खुला, पापा ने देखा चाची का शरीर वहाँ पे नहीं है। वो सब लोग भागते हुए मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बताया कि चाची ऊपर सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। मैं जैसे ही सबको ये बात बताई, सब एकदम हैरान हो गए। पापा और चाचा तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हुए गए। उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ था। दोनों लोग छत पे गए और वो देख के हैरान हो गए। चाची का शरीर छत के बीच में ही पड़ा हुआ था, बारिश में भीग रहा था और उनके पूरे कपड़े खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई उनके शरीर में घुस के ये सब हरकत कर रहा है। बाल पूरे बिखरे हुए थे, मुंह खुला हुआ था और आंखें एकदम पत्थर की हो गई थी और पलट गई थी। उस दृश्य को देख के पापा और चाचा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग शरीर के पास जाए, लेकिन किसी तरह ऊपर का नाम लेते हुए वो लोग चाची के शरीर के पास गए। उन्होंने चाची का शरीर को हिलाने की कोशिश की। चाचा को लग रहा था शायद वो अभी भी जिंदा है और उठकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर चाचा और पापा उनके शरीर को उठाकर उसी जगह पर लेके आए और दोबारा आग जलाई। फिर वहीं पे सब लोग बैठे हुए थे।
मम्मी ने मुझे दोबारा कमरे के अंदर भेज दिया, लेकिन मैं कमरे के अंदर नहीं रुक रहा था, इसलिए मैं दादाजी के पास जाकर सो गया। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई और सुबह के 4 बज गए थे। गांव में सब कोई जल्दी उठ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि चाची अब नहीं रही है। घर के सामने भीड़ लगना चालू हो गई। फिर चाची का अंतिम क्रियाक्रम भी किया गया और रात को जो ये घटना हम लोग के साथ घटी थी, इसको लेके चाचा और पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया। वापस आके दोबारा रात को उसी तरह हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे जो भी कल हम लोग के साथ घटा वो आखिर हुआ क्यों, और आगे ऐसी कोई अजीब सी घटना ना घटे इसका उपाय भी ढूंढने लगे। पापा ने सबको ये बताया उस रात जब जंगल में गाड़ी खराब हो गई थी तो उनको एक अजीब सी परछाई भी गाड़ी के ऊपर नजर आई थी। हो सकता है कि वो कोई आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो, जो कि हो सकता है कि चाची के मृत्यु शरीर के अंदर घुस गया हो और उसने अपनी जगह बना ली हो। सब लोग ने यही अनुमान लगाया था कि उस रास्ते से हम लोग को कोई भी मृत्यु शरीर लेके नहीं आना चाहिए था, और वही हुआ भी जिसका डर था। खैर, फिर चाची के शरीर को वहीं पे जलाया गया जहाँ पर वो गाड़ी खराब हुई थी। हो सकता है वो आत्मा वहीं पे चाची के शरीर से बाहर निकल के चली गई हो। 13 दिन के बाद घर में पूजा पाठ हुई और पूरे घर को दोबारा शुद्ध किया गया। ऐसी फिर कोई भी घटना हमारे घर में दोबारा नहीं घटी, लेकिन उस दिन से दोबारा मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा। फिर जब मैंने अपनी 12वीं पास की, फिर मैं पढ़ाई के लिए अपने शहर आ गया, और ये जो घटना हमारे घर में घटी थी वो रात मैं अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं पाऊंगा।